नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और कार्यक्रम का नाम है संकल्प। उम्मीद है आप सबको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आज एक बार पुनः मैं संदीप त्रिवेदी हाजिर हूँ आप सबके बीच में। श्रोताओं, संकल्प कार्यक्रम का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपने कोई संकल्प लिया है या फिर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है इस कार्यक्रम को सुनने का और समझने का। वैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे लोगों से आप सबकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिसका लाभ समाज के अनेक लोगों को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया। इसमें कोई संस्था भी हो सकती है, इसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इसमें किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, और यहाँ तक कि आप अकेले भी अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे वो किसी संस्था के माध्यम से, जिसका लाभ और लोगों को मिल रहा है, तो आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और आप लोग चाहें तो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज। आइए पता लगाते हैं उनका क्या संकल्प है, वो कौन सी संस्था के तहत क्या काम कर रहे हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सुनील त्रिवेदी जी, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ने के लिए। जी सुनील जी, तो क्या कर रहे हैं आप इन दिनों? इन दिनों वैसे तो मैं सेवाएं दे रहा हूँ जिला उद्योग केंद्र नारनौल में, लिपिक के दायित्व पे हूँ फिलहाल। बाकी मेरा जो संकल्प है वो दृष्टिबाधित समाज के लिए समर्पित भाव से कार्य करना है। दृष्टिबाधित साथी जहाँ भी हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, उन्हीं परिस्थितियों में उसी वातावरण के अंतर्गत उसे जिस भी प्रकार की मदद चाहिए वो सुविधा उनके लिए वहीं उपलब्ध करवानी, वहीं उनका उचित मार्गदर्शन करना जी, यही मुख्य लक्ष्य है। और हमने एक सोसाइटी भी बनाई है, दृष्टिबाधित सशक्तिकरण समिति। इसके माध्यम से हम पेरेंट्स को जागरूक करते हैं। जो बच्चे दूर दराज गांव में हैं या शहरों में भी कई बार ऐसे बच्चे देखे जाते हैं जिनको ठीक से शिक्षा व्यवस्था आदि नहीं मिल पा रही है, ठीक से उनका विकास नहीं हो पा रहा है। कारण यही होता है कि समाज में जागरूकता इतनी नहीं है कि उन्हें ये पता हो कि किस प्रकार से दृष्टिबाधित पढ़ सकते हैं। और इस तकनीकी के युग में कंप्यूटर, मोबाइल आदि के इस्तेमाल से बहुत सारी सुविधाएं घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सभी प्रकार की एक जो सेवाएं हैं, ये हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और उनको भी एक मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में, राष्ट्र के विकास से जोड़ने का उनको प्रयास करते हैं, ताकि राष्ट्र का विकास, हम मानते हैं कि एक एक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व है। सभी अपना दायित्व संभालेंगे, स्वयं सुदृढ़ होंगे, तभी हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। बहुत बढ़िया, यही है मुख्य लक्ष्य मेरा और हमारी संस्था का। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और श्रोताओं, मैं आप सबको बता दूं कि सुनील भारद्वाज जी भी स्वयं दृष्टिबाधित हैं। तो सुनील जी, आप जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं या बाद में हुए? मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ जी। और मैं ही नहीं, मेरे 2 बहन और भाई, एक बहन और भाई और भी दृष्टिबाधित हैं। अच्छा। जो कि जन्म से ही हैं। और बाकी इसके अलावा 2 भाई और एक बहन नॉर्मल हैं, यानी कि 6 बहन और 6 भाई हैं हम, जिनमें से 3 को दिक्कत है और 3 नॉर्मल हैं। जी। दृष्टिबाधित सशक्तिकरण समिति, तो कहाँ कार्य क्षेत्र है आप? नारनौल में? नारनौल में अपना
कार्यालय है और कार्यक्षेत्र संपूर्ण हरियाणा है जी। अच्छा, संपूर्ण हरियाणा, यानी हरियाणा का कोई भी व्यक्ति चाहे तो आपसे मदद ले सकता है। जी, हरियाणा का क्या, वैसे तो कहीं का भी हो, लेकिन कहने का मतलब अपने भी एक कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं, तो उनके अनुसार तो वैसे चाहे कहीं से भी हो, कोई किसी भी प्रकार की जो हम कर पाए मार्गदर्शन की बात हो, चाहे और भी जिस प्रकार से कुछ छोटी मोटी कोई जैसे स्टडी मटेरियल आदि से संबंधित कोई बात हो, तो चाहे कहीं का भी हो, लेकिन फिलहाल जो संस्था का कार्य क्षेत्र है वो हरियाणा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कैसे है इसको बनाने का ख्याल आपके मन में? ख्याल ऐसे आया कि जैसे हम जब बच्चे थे तो उन दिनों देखते थे कि बहुत कठिनाइयां आती हैं, कि जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि बच्चा हमारा किस तरह से पढ़ेगा, क्या करेगा, कैसे कहाँ जाए, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे भाव जब मन में आते हैं तो यूँ लगता है कि सरकार की व्यवस्थाएं बहुत कुछ होते हुए भी ना के बराबर हो जाती हैं जब ज्ञान ना हो जी। क्योंकि जब हम किसी विषय में जानते नहीं है तो ऐसा ही लगता है। तो यही एक मुख्य उद्देश्य रहा कि हम समाज में एक जागरूकता लाएं, और एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब कर पाना, तो एक संगठन के माध्यम से एकत्रित होके हम जब ये कार्य करते हैं तो उसमें हमारे साथ बहुत सारे साथी होते हैं और उनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग दायित्व हम दे सकते हैं। तो ये जो मेरा उद्देश्य था इस संस्था का गठन करने के लिए कि बहुत सारे लोग हम एक साथ बैठ सकते हैं और किसी भी काम में एक पारदर्शिता हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। और भविष्य में सरकार से भी कोई अनुदान प्राप्त करना है, कोई और समाज सेवक है उनसे कोई सहयोग लेना है, तो एक संस्था के तहत तो कोई भी इस कार्य में मदद करने के लिए आगे आ जाता है। और यही सोचकर इस संस्था का जो है गठन हमने किया और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बीच में कोरोना का लंबा समय निकला। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तो कुछ काम में बाधा आई, लेकिन दोबारा से हमने काम शुरू कर दिया है और हम काउंसलिंग करते हैं। हमारे एरिया में जहां भी दृष्टिबाधित या अन्य कोई विकलांग हो तो उसकी भी हम मदद करते हैं, या समाज में और भी कुछ आर्थिक रूप से भी कुछ पिछड़े जो लोग होते हैं जिनके पास सोर्स कम होते हैं, तो हम उनका भी सहयोग इधर लेते हैं और उनको आंशिक जो भी हम छोटी मोटी मदद करते हैं और हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए उनसे कुछ ना कुछ सहयोग हम लेते रहते हैं। तो ये था संस्था का गठन करने का मूल जो उद्देश्य था कि समाज में सभी का एक समन्वय भाव से हम सहयोग ले सके। जी जी बिल्कुल। और कब इसको रजिस्टर्ड कराया था आपने? ये हमने करवाया था जी लगभग 2019 नवंबर में, और उसके बाद से हम कोरोना का आपको बताया लंबा समय निकला, उसके बाद हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में आप मुख्य रूप से कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रहे हैं आज की तारीख में, अगर मैं बात करूं आपसे? आज की तारीख में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हम शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी संस्था के लिए जो है आर्थिक जो सोर्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, और आर्थिक रूप से हमें कोई ऐसी मदद फिलहाल कहीं से नहीं मिल पाई है। अभी पिछले इसी जनवरी में यानी कि हमने लुई ब्रेल जयंती मनाई थी और उसमें हरियाणा भर से पूरे कर्मचारी और बेरोजगार दृष्टिबाधित जो आए थे, लगभग 200 के समथिंग संख्या रही होगी। उसमें जो हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे उनको भी हमने बुलाया, विधायक थे हमारे यहाँ के नांगल चौधरी के, उनको भी बुलाया, डीसी साहब और संपूर्ण प्रशासन, और उन्हें बुला के जो कार्यक्रम का आयोजन किया उसमें मुख्य जो स्वरूप हमारा रहा, मुख्य जो बिंदु हमारा रहा उसमें ये रहा कि क्या क्या समस्याएं ऐसी आती हैं कि जो सरकारी योजनाएं भिन्न प्रकार की बनती हैं। योजनाएं निश्चित रूप से कोई भी सरकार रही हो, मतलब अच्छी मंशा के साथ योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनको धरातल पे कैसे लागू किया जाए ये सब हम तय कर सकते हैं। एक संपूर्ण प्रशासन को लेके मंत्री अधिकारीगण और इन सब को लेकर विश्वास में लेकर हम अच्छे से उन योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य था। 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस पे हमने बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें कि आर्थिक सहायता यूं मानो कि ना के बराबर ही मिली, सब कुछ अपनी जेब से ही हमें करना पड़ा, जो भी खर्चा हुआ।
तो उसमें हम यही सोचते हैं कि और कुछ कहीं खर्च ना करके अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कहीं ना कहीं इसी तरफ दिशा हमने दी कि अपने व्यक्तिगत शौक कम पूरा करके और अपनी जो बचत है उसको इस क्षेत्र में हम लगा के और साथियों के लिए बहुत अधिक जो योजनाएं हैं उनका लाभ साथी प्राप्त कर सकें, अवेयरनेस एक ला सकें। तो मुख्य रूप से तो अवेयरनेस का ही हमारा रहा है अब तक का। और डायरेक्ट जैसे साथी हम चुन लेते हैं तो जो भी साथी मिलते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं घर जाके। शनिवार इतवार को जैसे अक्सर हमारी जो कार्यालय वाले जो साथी हैं उनकी छुट्टी होती है, तो उन साथियों को जो बच्चे मिलते हैं उनको पढ़ाना भी, कुछ समय देना। तो इस प्रकार का हम निस्वार्थ भाव से ये काम हम आगे बढ़ाए हुए हैं। और भविष्य के लिए तो बहुत सारी योजनाएं खैर हैं, कंप्यूटर सेंटर आदि कोई ऐसा देना, कोई एक हॉस्टल सुविधा के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एक हॉस्टल शुरू किया जा सके, जहाँ से कि साथी दूर दराज से हैं वो एक जगह रहें और अपने विचार साझा करें और सामान्य स्कूल और कॉलेजों में वो पढ़ने जाएं। और उनकी अतिरिक्त स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कोई व्यवस्था कर पाए अलग अलग विधाओं के लिए उस हॉस्टल के माध्यम से। ये कुछ हमारे नजर में है जो इस प्रकार के काम हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए समाज से हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग सुने और जागरूक हों और अपने अपने क्षमता अनुसार देखिए यही उद्देश्य है रेडियो मधुबन का। यही उद्देश्य है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न जो लोग या संस्थाएं काम कर रही हैं उन तक हर व्यक्ति की पहुंच हो सके। खैर, तो आपकी जो समिति है उसमें एक आपकी टीम भी होगी या इसमें कुछ आपकी कार्यकारिणी होगी, तो कौन कौन लोग हैं आप, कितने लोग इसको मिलकर के चला रहे हैं? इसमें कार्यकारिणी जो हमारी शुरुआत में जो एक कंपलसरी आवश्यकता होती है कि केवल मतलब मिनिमम 7 लोग तो होने ही चाहिए, वही 7 ही लोग हैं हमारी कार्यकारिणी में। उसका विस्तार हम नहीं कर पाए। उसका कारण मैंने आपको बताया वही रहा कि आर्थिक सोर्स। तो इसी कारण से हमने अधिक कार्यकारिणी का विस्तार ना करके लोगों को एक भावनात्मक रूप से एक समाज सेवा के भाव से साथ जोड़े रखा है। इसमें मैं हूँ स्वयं और मेरी धर्मपत्नी है और एक हमारे साथी हैं जो कि इसी मुहिम में जो मेरा व्यक्तिगत प्रयास के चलते हमारे साथ जुड़े थे, सुरेंद्र कुमार जी। जब मेरे साथ जुड़े थे वो यूं मानो कि 10वीं पास की हुई थी उन्होंने ओपन से, और उनको हमने प्रेरित किया और आगे 12वीं के लिए उत्साहित किया पढ़ने के लिए और तबला आदि उनको सिखाया, फार्म वगैरह उनके भरवाए। और उसी का प्रयास रहा कि उन्होंने आज पहले तो नहर विभाग में ग्रुप डी में नौकरी लगे और उसके बाद गर्ल कॉलेज नारनौल में वो हैं हमारे साथ। एक रिटायर्ड हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जिंदल जी, गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज नारनौल से जी। वो काफी वृद्ध हैं, लगभग ये मान के चलो कि 75-80 वर्ष की उम्र है उनकी, लेकिन यूं मानो कि समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद रहे, इस रूप में हमारे साथ बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं सर। उसके अलावा एक संदीप जी हैं, वो बैंक में सेवाएं दे रहे हैं यमुनानगर में जी। एक प्रदीप जी हैं, वो भी बैंक में सेवाएं दे रहे हैं अपने इधर सतनाली साइड में। तो इस प्रकार से जो है हमारी टीम कार्य कर रही है। बहुत खूब, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये। तो आमतौर पर सुनील जी अभी कितने लोग, मतलब जो लाभार्थी हैं वो आपके साथ कितने जुड़े हुए होंगे लगभग अंदाजन? ये मान के चलो 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम इस समय देख रहे हैं जी, जो कि अपने अपने घरों में रहते हुए ही काम करना है, अपनी शिक्षा व्यवस्थाएं जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, सामान्य स्कूलों से, कॉलेजों से जी। और जिनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी अपनी मतलब स्टूडेंट लाइफ को पार करके और सरकारी सेवाओं में भी आ गए हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल और था ऐसा ही, मैडम जो है श्रीमती जी मेरी, वो भी दृष्टिबाधित हैं और उनके साथ एक लड़की
पढ़ी थी और हुआ क्या कि उनका जल्दी ही विवाह कर दिया गया 10वीं में पढ़ते पढ़ते ही, नॉर्मल किसी व्यक्ति के साथ जो कि थोड़ी उम्र में बड़ा था। और जब हमें ये पता लगा कि उसके बारे में कि स्थिति बड़ी दयनीय है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और उनको छोड़ रखा है उनके घर पे ही, तो हमें पता लगा, हम वहाँ गए, जाके उनके घर वालों को समझाया कि भाई अब तो जो हुआ वो तो हो चुका, आपने जो निर्णय लिया उस समय गलत लिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी कोई बहुत देर नहीं हुई है। और उनकी पढ़ाई दोबारा से शुरू करवाई और उनको होम साइंस आदि की ट्रेनिंग दिलवाई। अपने NAB फरीदाबाद एक संस्था है जी जी जी, जिसका स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ बचपन में, वहां से उनको ट्रेनिंग करवाई होम साइंस की। और ये मानो कि आज वो भी नौकरी लग गए हैं, वो भी अपने गर्ल कॉलेज नारनौल में जो पियन के तौर पे सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो एक प्रकार से उनकी भी एक तरह से उनका भी सशक्तिकरण करने का आपने काम किया। और देखिए श्रोताओं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आपने सुनी होगी कि विभिन्न संस्थाओं का लाभ सुनील भारद्वाज जी को भी मिला और उस लाभ को उन्होंने बेकार नहीं जाने दिया, उन्होंने जाया नहीं किया। जो लाभ उन्हें मिला, उन्होंने अपने माध्यम से भी अपने जैसे साथियों तक अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो कुछ वो कर सकते हैं वो करने का प्रयास प्रारंभ किया, और वो आज भी कर रहे हैं, आगे भी करने का इरादा रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें समाज से सिर्फ लेना ही नहीं है, बल्कि हमें देना भी आना चाहिए। क्यों? और यही उद्देश्य है कि हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति सक्षम है कुछ ना कुछ करने में जी, बशर्ते सोच इरादे अच्छे होने चाहिए। तो ऐसा धरती पर कोई भी मनुष्य नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता हो, सब कर सकते हैं, सबके पास भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं। इसमें 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि हम तुम सभी में क्या कमी है, हम तुम सभी में क्या कमी है, न धरती देवताओं से थमी है, और गगन आंसू न पोंछेगा तुम्हारे, गगन आंसू न पहुंचेगा तुम्हारे, सहारा आदमी का आदमी है, सहारा आदमी का आदमी है, सहारा आदमी का आदमी है। तो अभी आपने कहा कि विभिन्न संस्थाओं से हमने लाभ लिया है और वो लाभ जो है वो कई गुना हो के हमारे पास से लौटे जी। यही हमारा मुख्य संकल्प होना चाहिए कि हमने सहयोग लिया है, उस सहयोग को हम अपनी क्षमताएं इतना बढ़ाएं कि वो कई गुना समाज को लौटा सके, तो शायद हमारा जो जन्म है वो सार्थक होगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो अभी श्रोताओं, आपने सुना कि सुनील जी लिखते भी बहुत अच्छा है, तो कुछ पंक्तियां भी उन्होंने सुनाई आप सबको। सुनील जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो क्षेत्र है नारनौल, जहां आप रहते हैं, तो आपने कुछ अध्ययन भी किया होगा, आसपास के समाज को महसूस भी किया होगा। आमतौर पर वहां दिव्यांगों की क्या स्थिति है? स्थिति को जब देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ जो है जी, वो बड़ा ही पिछड़ा हुआ जिला है जी, और ये पिछड़ा हुआ का जो ठप्पा है जी, ये बड़े लंबे समय से लगा हुआ है। और इसको हम इस तरह से देखते हैं कि कुछ राजनीतिक रूप से पिछड़ा रहा ये एरिया, राजस्थान से लगता हुआ अपना इलाका है जी, तो इधर कुछ पानी के सोर्स भी कुछ कम हो जाते हैं जी, तो ये भी कुछ मतलब अलग अलग प्रकार की ये कुछ धारणाएं हो सकती हैं, जैसे राजनीतिक रूप से पिछड़ा होना, कुछ पानी का सोर्स कम होने से कुछ फसलों आदि में भी आपको पता है फर्क पड़ता है, तो समृद्धि में कुछ फर्क आता है जी। तो ये एक लंबे दौर से ऐसा हमने बचपन से सुना कि जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें लगभग यूं मानो कि 1 दशक से बड़ी काफी तेजी से परिवर्तन आया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ काफी विकास हुआ है, यानी शिक्षा का ग्रोथ यदि उठाकर देखें तो जिला महेंद्रगढ़ बहुत ही शानदार स्थिति में अपने आप को पाता है आज के समय में जी। और इसी क्षेत्र में हम जब बात करें दृष्टिबाधित जो लोग हैं, उनकी स्थिति भी इसी कारण से थोड़ी सी दयनीय सी रही, या अन्य विकलांगों की हम ले लें कि यहाँ एक तो संस्थान कोई बहुत अधिक नहीं है, जैसे और काफी इलाकों में देखते हैं कि
काफी सारे संस्थान ऐसे होते हैं जो पुराने समय से काम कर रहे होते हैं और उनके द्वारा संसाधन जुटाए जाते हैं। जी। तो यही जो सोसाइटी गठन करने का भी मेरा दृष्टिबाधित सशक्तिकरण जो समिति बनाई, वो बनाने का भी यही उद्देश्य था कि इस एरिया में भी कुछ ऐसे संसाधन विकसित किए जा सके जिनसे कि साथी लाभान्वित हो सके। विभिन्न सरकार की योजनाओं से लगा लो, चाहे शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए सहयोग उनको मिल पाए समय समय पे। जी, ये कुछ मुख्य विचार इसमें मेरे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो वहां पर समझ लोगों में कितनी है कि भाई इनको पढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इन सब बातों को लेकर के? इन सब बातों को लेकर देखें तो अक्सर हम कई बार अपने आसपास से ही देखते हैं तो यूं लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और तलाशने का प्रयत्न करते हैं और दूर दराज जब लोगों को खोदते हैं, या कई बार तो अभी कुछ ही दिन पहले एक मामला ऐसा, एक दो मामले आए हैं ऐसे जिसमें 2 बच्चियां मिली कि जिनका मतलब बाद में वो दृष्टिबाधित हुई और परिवार जो है एक तरह से बिल्कुल टूट सा गया। एक तो अभी जो लगभग 15 ही दिन पहले जिस बच्ची के माता पिता से मैं मिला, उनकी स्थिति ये थी कि आंख का पर्दा जो है वो फट गया है। अब हम क्या करें, ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑल इंडिया से चल रहा है, बाकी काफी जगह हम घूम चुके, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला, इलाज भी कुछ ठीक से नहीं मिला, लेकिन ऑल इंडिया से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम कैसे पढ़ाएं, कैसा क्या है। हालांकि यहाँ एक नेत्रहीन कन्या विद्यालय संस्था चल रही है पहले से ही, लेकिन वो अपने मदन लाल जी थे दृष्टिबाधित, उन्होंने ही उस संस्था का गठन किया था और आज तक आते आते उसकी हालत ये हो गई है कि जो व्यापारी वर्ग है उसने अपना अधिपत्य उस पर स्थापित कर लिया है और फंड भी वहां काफी आता है, पैसे भी काफी आते हैं, लेकिन उनको जो है एक तरह से अकाउंट में सहेज के रखने भर का कार्य उन्होंने संभाला हुआ है। यानी शिक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए बच्चियों के लिए हम वहां से भी जुड़े हुए हैं। मैडम भी अपने गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी नारनौल में ही जो है इतिहास की प्रवक्ता हैं, वहाँ वो सेवाएं दे रही हैं। तो बच्चियां वहां से, जो संस्था है नेत्रहीन कन्या विद्यालय, वहां से बच्चे पढ़ने वहीं पर आते हैं, तो उनको भी हम पढ़ाते हैं और भी जिस प्रकार की काफी व्यवस्थाएं देखते रहते हैं जो भी हमारे लायक होता है। तो कहने का मतलब एक खाली ये संस्था है, उसके अलावा बच्चे यहाँ से बाहर ही जाते हैं जिनके पेरेंट्स जागरूक होते हैं, वो कहीं दिल्ली एडमिशन करवा देते हैं, या गुड़गांव या पानीपत में एक संस्था है जिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, वहां तक पहुंच गए तो पहुंच गए। जो बच्चे नहीं पहुंच पाए वो आज भी 40-50 साल की उम्र में भी मैं देखता हूँ कि 1-2 साथी तो ऐसे मिलेगी जिनको नहाना तक नहीं आता। तो जब ऐसी स्थिति में पाते हैं बच्चों को तो आप सोचें कि अपने मन पर क्या गुजरेगी। एक इसी संदर्भ में मैं जिक्र अभी जो किया, तो एक बच्चा तो ऐसा मिला, उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे कि देखकर मतलब बड़ा यूं लगा कि एक पशु की तरह उसको रखा हुआ था। और मैंने जब बातचीत की तो उनके पिता तो शायद उस समय स्वर्गवास उनका हो चुका था, माताजी थी। तो मैंने प्रयास किया कि इसको कहीं थोड़ा बहुत भेज दो आप, ताकि कुछ मुख्य धारा से जुड़ पाए, कुछ तो स्नान आदि ये कुछ बेसिक क्रियाएं इसको साफ सुथरे तरीके से कर सके, ये सिखाओ। तो जागरूकता की बात तो देखो मैंने मतलब जहां तक बताई इतनी, जहां है वहां ज्यादा जागरूकता भी है, लेकिन जहां नहीं है वहां बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक समाज में जो समान स्थिति है वो नहीं है, अक्सर अभाव ही इस चीज का मिलता है। और एक पढ़े लिखे तबके में भी, जैसे मैं बताऊं कि मेरे नजदीक अपनी यूनिवर्सिटी लगती है अपनी पचेरी में, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, यहाँ मैं पीएचडी में एडमिशन लेने गया था। उस दौरान भी मैंने मतलब एडमिशन लेने तक के लिए बड़ा संघर्ष किया था। एक पढ़ा लिखा तबका किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, ये आपको मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ इस करके संदर्भ तो मैंने छेड़ा है। मुझे याद है कि उस दौरान मुझसे भी बातचीत आपकी हुई थी। जी जी जी, आपसे मैंने मतलब बहुत सारे संगठनों से भी बातचीत की और मतलब कुछ निराशा सी भी लगी कि इतने बड़े बड़े लेवल पर संगठन हैं जिसमें कि हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट तक में एडवोकेट हैं और वो भी हमारी मदद उस समय नहीं कर पाए। निराशा ही हमें देखनी पड़ी कि जो हिम्मत कर पाता है आगे वही बढ़ पाता है, तो वही हालात मेरे साथ हुए। मुझे ये कहा गया कि आप कैसे पढ़ सकते हो जी। मैंने ये कहा कि मैंने बीएड किया है, एमए एमफिल तक किया है, तो मैं पीएचडी क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, साधन नहीं है आपके लिए।
मैंने कहा कि साधन तो सब जगह ही ऐसे हैं, कोई भी बोर्ड हो, विश्वविद्यालय हो, दृष्टिबाधितों को लेकर बड़ा कुछ उदासीन सा रवैया रहा है सब जगह। तो संसाधन तो वहां भी कोई बहुत अधिक नहीं है, बस इतना है कि वहां लोग जाते रहे हैं पहले से, तो कुछ उनको मतलब दृष्टिबाधितों के बारे में पता लगा है और कुछ हल्की फुल्की व्यवस्थाएं होने लगी हैं, क्योंकि काफी समय से संस्थाएं भी काम कर रही हैं। लेकिन अब भी हम देखें राइटर गाइडलाइंस जो है वो सब मतलब हरियाणा भर में हम देखें तो एक जगह तो बैठ जाने देते हैं बच्चे को, योग्यता जो दी हुई है निर्धारित वो देख कर एक जगह नहीं बैठने देते हैं, उसमें कहते हैं बोर्ड से यूनिवर्सिटी से परमिशन लाओ, जबकि इसके संबंध में आपको भी ज्ञात है कि अनेक बार मान लो लगभग देश के ही यही हालात हैं, पूरे देश के यही हालात हैं। तो मैं शायद कुछ थोड़ा दूसरी दिशा में बढ़ गया था। अब वापस आता हूँ कि मैं जब पचेरी यूनिवर्सिटी में सिंघानिया में एडमिशन लेने गया तो मुझे कहा गया कि आप नहीं कर सकते। मैंने लगभग उनकी जो वहाँ का स्टाफ था, रिसर्च का जो डिपार्टमेंट था पूरा, एक आदमी से मैं मिला और अपनी बात समझाने का प्रयास किया, और यो मानो कि लगभग 4 महीने तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मुझे दाखिला वहां मिल जाएगा। फिर मैंने रुक किया लीगल सेल का, किसी साथी ने मेरी मदद की कि लीगल सेल में आपको ले चलता हूँ, मुझे उसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। लीगल सेल में मैंने एप्लीकेशन लगाई और लगाकर फिर मैं इंतजार करता रहा, 15-20 दिन, महीना बीत गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैं फिर यूनिवर्सिटी गया, मैंने सोचा कि चलो इतनी बार मैं गया हूँ, बार बार प्रयास हमें करने चाहिए, ये हार मान के नहीं बैठना चाहिए कि मैं वहां 10 बार जाया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। मैंने फिर से प्रयास किया, सोशल प्रेशर बनाया, जो लोग जानते थे उनको भी कहा, जो वहां से पहले भी जुड़े हुए थे उनको भी कहा, एक एडवोकेट थे जो कि वहां चेयरमैन रहे हुए थे, उनसे भी मैं मिला कि बताया सर ऐसे ऐसे मेरे को वहां एडमिशन लेने से रोका जा रहा है, दाखिला मुझे नहीं दिया जा रहा, जबकि मैंने एंट्रेंस दे दिया है, एंट्रेंस देने से भी मुझे रोका जा रहा था। लेकिन उसमें तो मैंने ये कहा कि जब मैंने एंट्रेंस देने के लिए फीस पे की है 5,000 तो मैं दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। राइटर मैं लाया हूँ, +2+1 का बच्चा लेके आया हूँ, आप चाहो तो इसकी जगह कोई बच्चा बढ़ा दो या स्टाफ का कोई भी सदस्य बढ़ा दो, इतना आप कर सकते हो, राइटर बदल सकते हो मेरा, यदि आपको इस पे विश्वास नहीं है। और मैंने काफी जूनियर लिया हुआ है जो कि एक क्लास छोटा ही होना चाहिए, वैसे नियम तो ये कहता है कि यदि हम किसी भी कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं तो उससे एक क्लास बिलो होना चाहिए, एक क्लास नीचे वाला होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप चाहो तो मेरा राइटर बदल सकते हो, लेकिन एग्जाम तो मैं दूंगा क्योंकि मैंने फीस, मगर मेरा राइट नहीं बदल सकते। लेकिन फिर भी मैंने मतलब प्रयास किया, वहां की एग्जाम तो मैं दूंगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा चलो आप एग्जाम दे लो, एडमिशन लेके बताना, फिर देखते हैं हम, वो तो हमें ही देना है एडमिशन। अच्छा। और मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और विनम्रता से कहा कि केवल मुझे आप परीक्षा देने दें इस समय, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। और ये कुछ सफर रहा, लगभग 5 महीने बीत चुके थे। लीगल सेल से फिर मुझे फोन आया कि सर आपने एप्लीकेशन लगाई थी नारनौल में, एड्रेस के हिसाब से जो है आपका जो कोर्ट है ये अपना महेंद्रगढ़ लगता है, तो आपको महेंद्रगढ़ कोर्ट में एक बार आना होगा, और मैं वकील ही बोल रहा हूँ, मेरे पास आपकी एप्लीकेशन आई है और आप एक बार आए और साइन कर दें ताकि मैं एक नोटिस दे सकूं यूनिवर्सिटी को कि आपको एडमिशन दिया जाए, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्यों रोक रहे हैं वो। उसके बाद फिर मैंने एक बार फिर निर्णय लिया कि मैं फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगा। उससे पहले मैं पहले कोई रजिस्ट्रार रहे थे यहाँ यूनिवर्सिटी में, उनसे भी मिला था मैं, और उनसे भी पूरी विस्तार से चर्चा हुई थी कि समय समय पे गाइडलाइंस आती हैं, विकलांग विधेयक है पूरा, आप वो पढ़ लें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक दृष्टिबाधित को आप एडमिशन देने से रोक पाए। बताइए जी। तो उसके बाद ये भी कुछ बातें वहां पहुंची, तब मैं गया, तब उन्होंने जो रिसर्च डिपार्टमेंट में जैसे ही मैंने एंट्री की और नमस्ते किया तो उन्होंने दूर से ये कहा, अरे सुनील भाई मैंने तुझे कब मना किया था एडमिशन लेने से। और मैंने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया, उनको सादर प्रणाम किया और उन्होंने नाम लिया दूसरे जो रिसर्च के सर थे उनसे कि आप उनसे मिलो और अपनी फीस जमा करवाओ, अपना काम आप आरंभ कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार कहानी आपने बताई। तो श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि एक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष है। हालांकि कहा जाता है संघर्ष ही जीवन है, लेकिन ये संघर्ष दिव्यांग साथियों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। इसीलिए
संकल्प सुनील जी जैसे साथियों को लेना पड़ता है, और ये संकल्प कल भी किसी ने लिया था, आगे भी कोई न कोई लेगा। संकल्प कार्यक्रम यूं ही आप सबके बीच में आता रहेगा। सुनील जी, मैं चाहूंगा कि अगर कोई साथी आपसे मदद लेना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, आपकी संस्था से जुड़ना चाहें, तो आपके कार्यालय का कोई नंबर आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। जी, मोबाइल नंबर मैं देना चाहूंगा 94 660 430 50, 94 660 430 50, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आज इस संकल्प कार्यक्रम में अपनी संस्था दृष्टिबाधित सशक्तिकरण समिति के बारे में बताने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो श्रोताओं, सुनते रहिए संकल्प कार्यक्रम और रेडियो मधुबन के साथ साथ मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद।